अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मखसूस नशिस्तों पर नज़रसानी केस की बाकायदा समाअत शुरू हो चुकी है। बाकायदा समाअत से मुराद ये है कि पहले तो एतराज़ात थे बेंच की तश्कील पर लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से, उसके बाद अब जो है वो नज़रसानी कि क्यों इस फ़ैसले के ऊपर नज़रसानी होनी चाहिए और क्या आइनी और कानूनी गलतियाँ हैं उस फ़ैसले में, जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 8 जज साहबान की अक्सरियत ने 12 जुलाई 2024 को दिया था। अब सवाल ये होता है कि मखदूम अली ख़ान के दलाइल क्या जस्टिस मंसूर अली शाह का फ़ैसला पलट देंगे, और क्या वो रिलीफ जो कि 8 जजेस ने दिया वो, जैसा कि आज के दलाइल के अंदर था, उन्होंने कार्व किया या उसका रुख PTI की तरफ मोड़ा और इसको मोड़ते हुए आइन को रीराइट कर दिया। तो इस पर ये 11 रुकनी लार्ज बेंच समाअत कर रहा है और आज बहुत सारे रिमार्क्स भी देखने को मिले जस्टिस जमाल बंदोखेल, जस्टिस मुसर्रत हिलाली की जानिब से, तो उस पर बात करते हैं। और दूसरा जो जजेस की सीनियरिटी या तबादले का केस है उस पर भी बात करेंगे। तो जनाब मेरे साथ हैं जनाब जहांज़ेब अब्बासी साहब और तैयब बलोच साहब। जहांज़ेब अब्बासी साहब, मखसूस नशिस्तों के केस के अंदर आपको क्या लगता है मखदूम अली ख़ान साहब के आज के दलाइल सुनने के बाद? अगर मैं उनके आज के दलाइल का ख़ुलासा करूं तो वो उनका ये कहना है कि आइन को रीराइट करके PTI के लिए तख्लीक किया गया रिलीफ, जो कि सीटें उनको दी गईं, और उस हवाले से उन्होंने बहुत सारी जो अदालती फ़ैसलों के हवाले भी दिए कि रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं किया जा सकता है। और जस्टिस मंसूर अली शाह के फ़ैसले में जो एक टाइमलाइन दी थी जिसमें कि घड़ी की सुइयों को रिवर्स किया गया था कि जनाब PTI के अरकान को 15 दिन दिए गए थे, दोबारा कागजात नामजदगी दाखिल करें। फिर PTI को कहा गया था कि जिन्होंने इलेक्शन लड़ा वो PTI के अरकान ही शुमार होंगे और ये मखसूस नशिस्तें जो है वो उनको जाएंगी। तो इस पे जो है वो आज उन्होंने ये कहा कि ये टाइमलाइन देना भी जो है ये क्योंकि आइन से मुतसादिम है। और तीसरी बात उनकी ये थी कि ये PTI तो ना इलेक्शन कमीशन के सामने फरीक थी, ना हाई कोर्ट के सामने फरीक थी, और ना ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट में भी उसको जो दरख्वास्त दी थी उसकी इजाज़त नहीं दी थी। वो इंटरवीनियर के तौर के ऊपर आए थे और वो तो सिर्फ अदालत की असिस्टेंस के लिए आए थे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये मैंने कहा उनके मखसूस दलाइल आपके सामने बता दें। दूसरा क़य्यूम सिद्दीकी साहब, जस्टिस जमाल बंदोखेल साहब ने जो अपना उनका डाइसेंट था उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ये डाइसेंट उन्होंने क्यों दिया, उसकी वजह उन्होंने ये बयान की। अच्छा, इससे फिर जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने वहीं पे ओपन कोर्ट में ही उससे इख्तलाफ किया। जस्टिस जमाल बंदोखेल साहब ने ये कहा कि बैरिस्टर गौहर, क्योंकि उस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के 2 वकील थे, एक फैसल सिद्दीकी और एक बैरिस्टर गौहर। बैरिस्टर गौहर ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर उस वक्त की मरकज़ी प्रोसीडिंग के दौरान ये बात कही कि जितने भी ये मेंबरान हैं जो आज़ाद, जिनको कहा गया है 80 के 80, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने कागजात नामजदगी में सियासी वाबस्तगी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक किया है। तो जैसे जमाल बंदोखेल साहब कहते हैं कि मैं उस रात पूरी रात में नहीं सोया और मैं सारे डॉक्यूमेंट देखता रहा, और उसमें इसने दावा किया था बैरिस्टर गौहर ने, वो दावा गलत निकला। उन्होंने 14 मेंबरान के बारे में बताया कि ये वो मेंबरान हैं जिनकी वाबस्तगी ज़ाहिर थी, और कुछ मेंबरान ऐसे भी थे जिनके साथ जो सर्टिफिकेट्स हैं पार्टी के वो नहीं थे। तो हमने इसलिए 39-41 वाला जो फार्मूला 14 ऐसे थे जिनकी पार्टी एफिलिएशन और सर्टिफिकेट थे, और बाकी जो थे उनके साथ किसी के वो नहीं था, स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट हम कह सकते हैं कि वो नहीं, और बाकी आज़ाद थे जी। तो लिहाजा वो 39 जो थे उनको तमाम को पार्टी सर्टिफिकेट होने या वाबस्तगी ज़ाहिर करने की बुनियाद पे PTI का ही कंसिडर जी। तो उन्होंने साथ ये भी कहा कि ये ऐसा नहीं था कि ये कोई दरमियानी रास्ता जो है एक तरह से निकाला गया हो। तो इस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने वहीं पे मौके पे कहा, उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन के जिस रिकॉर्ड का आप कह रहे हैं वो रिकॉर्ड हमारे सामने नहीं था। तो ये बात तो हम भी जानते हैं कि वो रिकॉर्ड मंगवाया गया।
और उसके ऊपर खासी ऑब्जर्वेशंस दी गई। मतलब एक मरतबा कहा गया ऑर्डर क्यों नहीं दे रहे, वो रिकॉर्ड क्यों नहीं दे रहे, फिर कहा गया रिकॉर्ड लेके आएँ। तो वो जो रिलीफ क्रिएट करना था उसके लिए कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की सूरत में जो है फिर वो इलेक्शन कमीशन से वो रिकॉर्ड मंगवाया जाता रहा। अच्छा, फिर उसके बाद एक मौका के ऊपर जब नहीं, वो तो 187 के नीचे उन्होंने एक जस्ट कंक्लूजन पे तो पहुंचना था ना। अच्छा, 187 के ऊपर भी मखदूम अली खान साहब ने कुछ कहा है। उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास जितने भी इख्तियार समात हैं, चाहे वो अपील है 185(3) में, 184(3) है, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है, रिव्यू है। अब जो 26वीं तरमीम के बाद अब इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो आईनी बेंच में जाती है, तो हिस्ट्री में कभी भी कोई पटिशन आर्टिकल 187 के तहत फाइल नहीं हुई। तो ये क्योंकि वो जुरिसडिक्शन नहीं है, इख्तियार समात नहीं है। तो उन्होंने फिर जब ये मिसाल दी कि एक किराएदार और मालिक मकान के माबैन जो तनाज़ा है उस पर किसी तीसरे फरीक को रिलीफ नहीं दिया जा सकता, तो इस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि देखें, ये मामला किराएदार और मालिक का नहीं था, उनके दरमियान तनाज़े का नहीं था, ये तो जो पब्लिक इंटरेस्ट का जो मामला था। तो इस पर फिर मखदूम अली खान साहब ने कहा जी कि जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने एक इख्तिलाफी राय में ये कहा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का काम आइन की तशरीह करना है, आइन को रीराइट करना नहीं है। तो और उन्होंने वो प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन के हवाले से भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट का 62(1)(f) में जो समीउल्लाह बलोच का फैसला उसका भी हवाला दिया। 63A भी डिस्कस हुआ। जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा की ऑब्जर्वेशन भी बहुत टू दी पॉइंट थी। उनकी जानिब से ये कहा गया कि उस पार्टी का इंतखाब क्यों किया गया जो पार्लियामेंट में थी ही नहीं। उन्होंने जो साहबजादा हामिद रज़ा है उनके ऊपर बात की। उन्होंने कहा कि वो चेयरमैन है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, तो जब वो नहीं थे, वो भी नहीं जीते, वो खुद भी आज़ाद इलेक्शन जीता, तो फिर ये क्यों इस पार्टी से जो है वो वाबस्तगी ज़ाहिर की गई। एक मौका पे जस्टिस जमाल मंदोखेल देखे ना, वो जब कागजात नामजदगी मंगवाए गए थे उसमें तो दो तीन मौक़िफ़ थे, कभी वो पीटीआई के थे, कभी पीटीआई नज़रियाती के थे, कभी वो इंडिपेंडेंट थे, कभी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। तो ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में तो शामिल हुए थे जी। मतलब अगर वो उनको पीटीआई का कंसिडर किया जाए और फिर वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए तो फिर वो डिफेक्शन क्लास अट्रैक्ट हो जाती है जी। तो इसमें जब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन उस वक्त आई जब जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने मखदूम अली खान साहब से पूछा कि मैं रिव्यू में अपना फ़ैसला तब्दील कर सकता हूँ। अच्छा। तो उन्होंने कहा जी आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा ने कहा कि देखें, पठान की एक ज़ुबान होती है। नहीं, उन्होंने कहा कि ओपिनियन बदल सकती है अदालत, तो जब अदालत के सामने वो सामने आती है चीज़ें तो वो अपनी राय तब्दील कर सकती है। लेकिन ज़ाहिर है वो एक वो था। तो ये आपको क्या लगा कि मखदूम अली ख़ान साहब के दलाइल और उस हवाले से बेंच कितना कन्विंसिंग नज़र आया आज? सर, मेरे ख्याल में मखदूम अली ख़ान साहब ने जो दलाइल दिए हैं वो तो आइन और कानून की रोशनी में उन्होंने दिए हैं और उन्होंने साबित किया है कि जो 8 जजेस का अक्सरियती फ़ैसला था वो फ़ैसला जो है वो कहीं पे भी जस्टिफाई नहीं हो सकता किसी भी कसौटी पे, ना ही लीगल कसौटी पे, ना ही कानूनी कसौटी पे, और ना ही ख़ुद सुप्रीम कोर्ट की अपनी रिवायात के मुताबिक भी उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। सबसे मेन चीज़ एंड पे वो जस्टिस जमाल खान साहब ने उनको कहा भी सही कि आपने जो है वो हमें जो है ये नहीं बतलाया कि ये फ़ैसला किस तरीके से गलत है। उसने कहा सर सब कुछ तो मैं यही बता चुका हूँ कि एक फ़रीक जिसको मतलब पार्टी जिसको रिलीव दिया गया वो फ़रीक मुकदमा ही ना थी, उसने इस्तदा ही नहीं की, उसने अदालत से वो सीटें मांगी ही नहीं, तो ये उसको कैसे दे दी गई। तो आप खुद देख लें कि ये किस तरीके से उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल फिडेलिटी जो है उसका डॉक्ट्रिन इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल। और वो ये नहीं है कि आप आइन से मावरा रिलीफ तख्लीक कर दें, आइन के अंदर रहते हुए अगर फरीक मौजूद है और उसको रिलीफ देने के लिए कुछ सरफ नज़र करना पड़ता है या मोड़ना पड़ता है तो, लेकिन विद इन द पैरामीटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन आप आइन को तब्दील या रीराइट नहीं कर सकते रिलीफ देने के लिए। बिल्कुल। यहाँ पे उन्होंने वाज़े तौर के ऊपर कहा कि जो है 187 में भी आइन को रीराइट किया गया। जमाल खान साहब को भी उन्होंने जो है सुनाई तो नहीं है उनको बतलाया कि आप खुद उन्हीं के फैसले जो है उनको पढ़ के सुनाए कि आप खुद कह चुके हैं कि जो है ना वो आइन हमारा काम नहीं है, वो पार्लियामान का काम है और हम उसको अच्छा वो नहीं कर सकते। जमाल मंदोखेल साहब जो हैं वो
ये बात अपने लिए पूछ रहे थे या बाकी, क्योंकि इसमें दो और जज साहिबान भी हैं जो कि अक्सरियती राय पुरानी राय के हैं, जैसे जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी। देखिए उन्होंने ये बात जनरली की कि क्या जज जो है वो अपना फ़ैसला तब्दील कर सकता है रिव्यू में आके, तो मखदूम अली ख़ान साहब ने कहा कि बिल्कुल कर सकता है। लेकिन इस हवाले से अगर आप ख़ुद देखें कि आपने हमें एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट बतलाया था लार्जर बेंच का, जिसमें ये चीज़ तय की गई थी कि अगर किसी जज को ये एहसास हो जाए किसी भी मोड़ पे कि उन्होंने जो फ़ैसला दिया है वो फ़ैसला दुरुस्त ना है, कहीं ना कहीं मतलब है वो आइन और उससे वो हो रहा है, और जज को ये एहसास हो जाए तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, ज़िम्मेदारी बन जाती है कि वो अपने उस जजमेंट को करेक्ट करे। और यही व्यू अब जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब भी एक नोट में अडाप्ट कर चुके हैं कि अगर कहीं पे कोई गलती हो जाती है, कोई लग़ज़िश रह जाती है, कोई लकूना हो, तो वो जज के सामने जब वो मैटर आता है फिर से, तो वो उसको फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसको करेक्ट करे। तो यूँ ये जो 8 जजेस का फ़ैसला है, ये तो एंड पे भी बड़ा उन्होंने जब वो कंक्लूड कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि अब अक्सरियती फ़ैसला जो है वो तो सर्वाइव नहीं करेगा। मखदूम अली खान का कहने का मतलब ये था, उनके कहने का उनका आर्गुमेंट है कि माबराए आइन फैसला बरकरार नहीं रह सकता। लेकिन उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अगर ये अक्सरियती फैसला चला जाता है तो फिर क्या होगा, ये भी उनसे कौन सा फैसला होगा, क्योंकि इसमें जो है वो नोट दिगर फैसले या अक़लियती फैसले मौजूद हैं। और वो उन्होंने भी कहा कि 3 है, अमीनुद्दीन खान और नईम अफ़गान का अलग सा एक फ़ैसला है, जमाल खान साहब और काजी साहब का अलग सा है, और अपने चीफ जस्टिस याया अफरीदी का अलग सा है, तो फिर क्या होगा। तो इस पर भी उन्होंने अपना जो है किया कि जो अक्सरियती फ़ैसला वो तो चला जाएगा, और बाकी अगर वो टर्न डाउन हो जाता है, वो चला जाता है, तो वो फिर ऑटोमेटिकली अपीलें मंजूर हो गई, नज़रसानी मंजूर हो गई, तो ऑटोमेटिकली पेशावर हाई कोर्ट वाला फैसला जो है वो बहाल रखता है। लेकिन वो ये देखना है ना कि फैसले चैलेंज ही नहीं हुए, कौन सा हिस्सा और कितना हिस्सा जो है वो रिव्यू हो जाता है इसमें। हाँ, और फिर जज भी बैठ के कोई चीज़ें तो उसमें अच्छा आप कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को, ये जो आखिरी पॉइंट है, ये जो आखिरी पॉइंट है कि अक्सरियती फैसला चला गया, टर्न ख़त्म हो गया या उसको नल एंड वाइड कर दिया, अपीलें मंजूर, नज़रसानी मंजूर हो गई, तो फिर जो सिचुएशन बन रही है उस पर आप क्या? फिर तो जाहिर है वो जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशिस्तें नहीं मिल सकती, पीटीआई फरीक नहीं है, और हाँ अगर पीटीआई को फरीक मान लिया जाए किसी भी हवाले से तो फिर ये फैसला शायद है वो, लेकिन फिर भी है कि पीछे से कैसे किए जा सकते हैं। और फिर वो और आज जो है जमाल मंदोखेल साहब ने ये बताया कि शोज़ब कोमल जो हैं जिन्होंने पीटीआई की दरख्वास्त दी थी, वो ये दरख्वास्त लेके आई थी कि मुझे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्त दी जाए। तो और इस बात का भी कहीं किसी ने डिनाइल नहीं किया, इसको डिस्प्यूट नहीं किया, जब यहाँ पे सामने सारा कुछ मौजूद था कि उन 80 में से आके किसी ने ये डिनाई किया हो कि जनाब हमने तो SIC ज्वाइन नहीं की है। तो ये बात भी थी। और फिर दूसरी जो बहुत सारी चीज़ें हैं कि मखदूम अली ख़ान का ये कहना था कि इस जजमेंट के अंदर उन्होंने लिखा है कि बहुत सारे ऐसे नुकात और मौक़े या पॉइंट्स थे, पॉइंट्स ऑफ लॉ थे, जो कि हाई कोर्ट के सामने नहीं एडजुडिकेट हुए हैं, और फिर जो उससे मुतासिर हो सकते थे उनको भी नहीं सुना गया। मतलब अगर फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ आता है तो ज़ाहिर है बहुत सारे MNAs की सीटें जो हैं वो जाती हैं, तो जो मुतासिर फरीक था उसको भी सुना नहीं गया। तो ये लकूनाज, लीगल लकूनाज हैं। तो अब मुझे आप ये बताइए कि कल आपको क्या नज़र आता है? गो के करामत नज़ीर भंडारी साहब भी थे, इधर फैसल सिद्दीकी साहब भी थे, और सलमान अकरम राजा साहब भी थे। अब सलमान अकरम राजा साहब की कमल शोज़ब वाली दरख्वास्त तो कबूल नहीं हुई है, और ना ही वो उसमें उन्होंने रिव्यू दाखिल किया है, ना ही वो फरीक थे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो फरीक था, तो क्या अदालत उनको भी सुनेगी? क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं कुछ फैक्ट्स अदालत के सामने बताना चाहता हूँ। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है उसने भी रिव्यू नहीं किया। तो अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील जो हैं वो कहते हैं मैं तो कम से कम 1 या 2 दिन से ज़्यादा लूँगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि जी वो जो हारिस अजमत साहब थे और इलेक्शन कमीशन था, उन्होंने कहा हमने अपनी रिटर्न गुजारिशात दे दी हैं, तो उन्होंने कहा ये अपना राइट ऑफ रिबटल जो है ना अब इनको नहीं मिल सकता।
ये ख़त्म हो गया। कल जो है वो चीख के कह रहे थे सीएमए के अंदर कि मेरा राइट ऑफ रिबटल है, दूसरों का राइट ऑफ रिबटल ख़त्म कर रहे हैं, वो अपने तौर पर जजमेंट्स दे रहे हैं। तो जब आपको ये लगता है कि कल हो सकता है कि अदालत कितनी देर फैसल सिद्दीकी को सुनेगी और ये कल कंक्लूड हो सकता है? सिद्दीकी साहब कल तो शायद कंक्लूड ना हो, लेकिन एक या दो मतलब कल या परसों एक दो हियरिंग्स में लगता है कि ये केस कंक्लूड हो जाएगा। दूसरी बात, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने जब ये सारी डिस्कशन हो रही थी कि जी ये रिबटल नून लीग का और इनका इलेक्शन कमीशन का इनका ख़त्म हो चुका है और ये अब बात कर चुके हैं या तहरीरी सूरत में अपने आर्ग्यूमेंट्स दे चुके हैं, तो इस पर जस्टिस अमीन साहब ने उठते हुए एक जुमला कहा। उन्होंने ये कहा कि देखें ये हक़ दिफा किसको देना है और किसको नहीं देना ये हमने तय करना है। ये बिल्कुल, ये तो प्रोगेटिव है सुप्रीम कोर्ट तो ऑफ। वो अब बात एक तो क्लियर हो गई है। दूसरी ये बात भी दुरुस्त है कि आप खुद सीएमए में जो है वो आप कहें जी कि हमें जवाबुल जवाब का मौका दिया जाए और मेन पटिशनर को आप कहें जी कि उसको नहीं होगा, रिबटल नहीं दे तो देना, रिबटल नहीं है, तो ये बहरहाल बेंच ने तो ये कहा है जी कि हमने खुद ही इस मामले अच्छा, को मुझे तय जो करना है। स्ट्रेटजी लगती है ना, मुझे ऐसा लग रहा है मैं जो कोर्ट जिस तरह से जा रही है कि उन्होंने जो मुतासरा थे उनको सुन लिया। आपको पता है कि जस्टिस आयशा मलिक ने इलेक्शन कमीशन के रिव्यू पर कहा था आप कहाँ से मुतासरा फ्रीक हैं, आप जाएं जाके फैसला इम्प्लीमेंट करें, ठीक है, आपका कौन सा राइट ऑफ रिव्यू अक्रू होता है, आप किस तरह मुतासरा फ्रीक हैं। तो उस पर इलेक्शन कमीशन की अपनी वजूहत हैं जिसके अंदर वो जिन ग्राउंड्स के ऊपर उन्होंने रिव्यू किया है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि अदालत जो है वो नेसेसरी पार्टीज़ जो सी हैं, जो अरे हैं, जिनको फ्रीक बनाया गया, उनको सुने और फिर उसके बाद जो है वो कल, जी बिल्कुल, क्योंकि कल या रिव्यू के परसों को पॉइंट्स है ना short कि order रिव्यू दे बनता है या देंगे। नहीं बनता। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और वैसे भी फैसला या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जो केस है वो तो मेन फैसला जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक़ में आया हुआ है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक़ में कैसे आया? उसके पीटीआई के हक़ में आया हुआ, लेकिन वो सारी जो ऑब्जर्वेशन और उसके अंदर कानूनी गलतियां हैं कि वो पीटीआई तो फ्री की नहीं थी, पीटीआई इसमें फ्री की नहीं है, तो वो और सारी आपने आइन रीराइट किया टू कार्व मतलब रिलीफ फॉर द पीटीआई। वो जो जस्टिफिकेशन जो जितनी भी थी मेन केस में, वो तो जो मौजूदा रिस्पोंडेंट हैं उनके लिए ही है ना, वो एसआईसी है ना रिस्पॉन्डेंट, एसआईसी है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि वो मेन कहाँ केस में से फ्री है? की नहीं थी। हाँ, तो फिर मैं यही कह रहा हूँ, तो उनको कैसे सुनेंगे रिव्यू के मैं अंदर? यही कह रहा हूँ कि उस पर अब पीटीआई को रिव्यू में सुनना मेरे ख्याल में जो है वो मुझे नहीं लगता कि अदालत जो है वो इसको परमिशन देगी। हाँ। लेकिन क्योंकि फैसल सिद्दीकी साहब मेन केस में थे, उनको शायद कुछ टाइम दे दिया जाए। उनको तो कल नहीं, कल कहा उन्होंने कि आप अपने आर्गुमेंट कीजिएगा। लेकिन वो जो कह रहे हैं कि 2 दिन या वो 3 तो दिन कह रहे हैं मुझे 2-3 दिन लगेंगे। वो देखे ना, वो जजेस सीनियरिटी वाले मामले पे पूरा हफ्ता वही ले गए हैं। अभी तक आज बामुश्किल उन्होंने अपने दलाइल ख़त्म किए हैं जिस तरीके से वो शुरू होते हैं। और यहाँ पे भी आपने देखा कितने दिन तो वो एक बोगस एप्लीकेशन पे सॉरी टू से वो ले गए हैं, वो जो इतराज़ात उन्होंने डाले हुए थे 2 दिन। और वो अच्छा फिर यहाँ पे भी आज कह रहे हैं, जब उन्होंने कहा ठीक है कल आप करें, मुझे तो 2 दिन लगेंगे, ठीक है ना। अब उसमें ये है कि भाई ये रिव्यू का मैटर है, सॉरी टू से, लेकिन हकीकत तो ये रिव्यू का मैटर है। इसमें ज़्यादा टाइम उसको मिलना है जिसने रिव्यू डाला हुआ है, जिसने रिव्यू के लिए एप्लीकेशनें की हुई हैं। इन्होंने तो रिव्यू के लिए एप्लीकेशन ही नहीं की हुई। जिनको फैसले पे इतराज़ है उन्हीं को ही तो सुना जाना है ना। हकीकत में उन्होंने ही तो गलतियों की निशानदेही करनी है कि ये फैसला किस तरीके से है। तो फैसल सिद्दीकी ठीक है वो फरीक बने और वो बाई डिफ़ॉल्ट सुप्रीम कोर्ट री आर्गू तो नहीं कर सकते ना केस के, भाई अब आप फैक्ट्स भी हम आपको बाद में बताएंगे और ये भी करेंगे वो भी करेंगे। अब कल लेकिन वो कहेंगे कि जनाब 8 जज जो हैं ना, 6 जज जो हैं वो तो नए आए बैठे हैं, उनको बताना ज़रूरी है हमारा। अब कल जो है वो ये इसी वजह से इंटरेस्टिंग होगा कि फैसल सिद्दीकी शैतान की आंत की तरह इसको खींचने की कोशिश करेंगे। ये उर्दू का एक मुहावरा है कि ये मज़ीद लंबा हो केस, लेकिन देखते हैं कि कल बेंच उनको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट शायद है। तो अपना और यही फैसला बेंच नहीं करना है कि किसको कितना वक्त दिया जाएगा। जजिस ट्रांसफ़र केस के अंदर आज क्या हुआ जनाब? जजेस ट्रांसफ़र केस में एक तो क़य्यूम सिद्दीकी साहब अटॉर्नी जनरल ने आज आर्ग्यू किया है। अच्छा, एक तो अटॉर्नी जनरल ने आज अपने दलाइल में ये बात कही कि आर्टिकल 200 का जो सबसेक्शन 3 है उसके तहत जो ट्रांसफ़र हो उस वक्त होती है जब हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ पूरी हो जाए, और उस वक्त इजाफी जजेस अगर हाई कोर्ट को चाहिए हों तो जब वो अपॉइंटमेंट सेक्शन 3 के तहत होगी तो वो टाइम बार्ड होगी। लेकिन जो आर्टिकल 200 का सेक्शन 1 है उसके तहत जब एक ट्रांसफ़र होगी तो वो मुस्तकिल होगी। अच्छा। दूसरा, जब एक
ट्रांसफ़र अब जैसे लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस डोगर साहब का मामला है, तो उन्होंने कहा कि उनकी सीट वैकेंट हो गई है और ये परमानेंट यहाँ पे ट्रांसफ़र है। फिर उन्होंने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का हवाला दिया और कोर्ट को ये बताया कि अगर हम उस सदारती ऑर्डर को देखें जिसमें जजेस की मरात और वो चीज़ें सारी उसमें एक्सप्लेन हैं, उसमें भी ये बात कही हुई है कि एक जज अगर आर्जी तौर के ऊपर अगर कोई ट्रांसफ़र होता है तो उसके लिए नॉमिनल से उसको चार्जेस या मरात मिलती हैं। तो उन्होंने कहा है कि इन तीनों जजेस को यहाँ पे मुस्तकिल रिहाइशें दी हुई हैं। एक सवाल जस्टिस शकील अहमद साहब के जहन में बहरहाल नहीं, लेकिन ये था। फिर एक तरह से कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है 175 की कि जुडिशल अपॉइंटमेंट का इख्तियार तो जुडिशल कमीशन का है। हाँ, तो जुडिशल कमीशन का इख्तियार है कि अपॉइंट करेगा वो, और यहाँ पे क्या आर्टिकल 200 के जरिए, क्योंकि फिर ये बहुत बड़ा सवाल जो इस पे क्या सेटिस्फाइड कर पाए अटॉर्नी जनरल, या अभी कल देंगे इस पे दलाइल? अभी इस पे आर्ग्यू करेंगे, लेकिन एक और नया सवाल जो है वो जस्टिस शकील अहमद साहब ने उस वक्त उठाया जब अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि इन जजेस की सीनियरिटी ट्रांसफ़र होकर क्या बनेगी, इस हवाले से हमें बिल्कुल भी कोई अंदाज़ा ना ही था और ना ही हमने ये यानी कि इस माइंड के साथ के कैलकुलेट करके कि इस किसकी क्या सीनियरिटी। किसने कहा ये? अटॉर्नी जनरल का? अटॉर्नी जनरल ने ये बात कही। अच्छा। तो जब उन्होंने ये बात कही तो फिर उस तो पे बाद जस्टिस वही जज साहब का ट्रांसफ़र क्यों चुना गया जो कि मोहसिन अख्तर क़यानी साहब से सीनियर थे? हाँ, ये बस तमाम सवालात हैं जो कोर्ट के जहन में हैं। इसी के साथ साथ जस्टिस शकील अहमद साहब ने आज ये कहा कि देखें जो सेक्रेटरी लॉ हैं उन्होंने जो आखिरी समरी बनाई, जो आखिरी समरी सर्कुलेट हुई, उसमें उन्होंने ये कहा कि इन जजेस को नए ओथ की ज़रूरत नहीं है। तो एक सेक्रेटरी लॉ जो है वो किस तरह से कॉम्पिटेंट हो सकता है ये बात कहने के लिए कि इन जजेस को नई ट्रांसफ़र की नए हल्फ की ज़रूरत नहीं है, वो किस इस नतीजे पे वो कैसे पहुँचे, उनको ये इख्तियार भी था या नहीं था, और उन्होंने ये नतीजा अखज़ कैसे किया। इससे एक तरह से जो सीनियरिटी है वो तय करने की कोशिश की गई। तो इस सवाल पे भी अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि हम कल जो है वो इस पे आर्ग्यू वैसे करेंगे। तो रिप्रेजेंटेशंस जो लॉ मिनिस्ट्री को ही जाया करती थी ना पहले। हाँ, बिल्कुल। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जजेस सीनियरिटी वाले केस में क्या होने जा रहा है? सर, जजेस सीनियरिटी वाला केस तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन इसको कम्प्लेक्स कर दिया गया है। देखें, बात यह है कि जो कुछ हुआ, जिस तरीके से अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कि आइन के आर्टिकल 200 की शिक जो एक है उसके तहत जो अपॉइंटमेंट होती है तो वो परमानेंट तसव्वुर होती है, लेकिन उसमें एक सवाल आप वाला जो आपने किया है वो भी हल तलब ज़रूर है। लेकिन चूँकि फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ, ये नहीं है कि फ़र्स्ट टाइम तबादले हुए, तबादले होते रहे, लेकिन फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे बैठे हुए जजेस जो हैं वो मुज़ाहमत पे आ गए। उन्होंने कहा कि हम नहीं मानते, हमारा एक, तो वो यहाँ पे लेके आए। तो अब ये चीज़ तय हो रही है, लेकिन एक बड़ी चीज़ें जो नज़र आ रही हैं, जो हकीकत भी है कि इख्तियार जो इस्तेमाल किया गया, चाहे वो सेक्रेटरी लॉ ने किया, वजारत कानून ने किया, सदर के ज़रिए हुआ, जो कुछ हुआ उनका, लेकिन वो जुडिशरी की रजामंदी से हुआ, जुडिशरी ट्रांसफर होने वाले जज तमाम से, स्टेक होल्डर। अच्छा, इसमें कलेक्टिव विजडम है और जुडिशरी का ज़्यादा, जुडिशरी का विजडम है, यहाँ पे इंतजामिया का भी विजडम है, सबका विजडम है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे 5 जज सब हैं वो समझते हैं कि उनका विजडम कि हाई कोर्ट उनकी है, उनकी है। तो ये अभी मामला एक कमेंट इसमें ज़रूर करना चाहूँगा। आपको याद होगा 4 जजों का एक ख़त सामने आया था। हाँ। जस्टिस अतर साहब का, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब और जस्टिस आयशा मलिक। इन 4 जज साहिबान ने ये कहा था कि ये जो जजेस का जो ट्रांसफ़र का मामला है ये 203 से रिलेट करता है, यानी ये टाइम बाउंड है। तो आज उस आर्ग्यूमेंट को अटॉर्नी जनरल ने हिट किया है और ये कहा है कि जो सेक्शन 3 है वो उस वक्त है कि जब स्ट्रेंथ पूरी हो जाए, और उस वक्त जब चीफ जस्टिस ये हाई कोर्ट का समझे कि हमें नए जजेस की ज़रूरत है, तो उस वक्त जो जजेस मंगवाए जाएंगे वो वक्त की मुद्दत का तयन होगा उसमें मुद्दत जी। जबकि 200 का सेक्शन मतलब है कि वो अगर जो 13 अगर जज मुकम्मल हो और फिर वो आके वो आर्जी हो सकता है, लेकिन अगर वेकेंट है तो वहाँ पे मुस्तकिल भी किया जा सकता है। जी, तो ये सवाल बहरहाल इम्पोर्टेंट है कि 175 जुडिशल कमीशन के बगैर ये इट्स नॉट अपॉइंटमेंट बट इट्स अ ट्रांसफ़र, बट इट्स अ परमानेंट ट्रांसफ़र। ये आर्गूमेंट है अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान का। तो जनाब, मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से फिर वही सवालात हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह के सरबराही में लिखा गया 8 जज साहिबान का फ़ैसला, उसके ऊपर जो दलाइल हुए हैं क्या वो पलट जाएगा,
और अगर अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि जो टाइमलाइंस और जिस तरह से पीटीआई को रिलीफ देने के लिए जो कि फ्री के मुकदमा भी नहीं थी और उस पर कितने जज राज़ी होते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग सवालात हैं, क्योंकि मंदोखेल साहब जो हैं वो अपनी जजमेंट के ऊपर बकौल जस्टिस मुसर्रत हिलाली के पठान की एक ज़ुबान होती है, अगर वो रहते हैं और जस्टिस मज़हर और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी भी अपनी मेन जजमेंट के साथ ही रहते हैं, तो फिर जो है वो फ़ैसला वही 8-5 का ही बनता है। पठान को ट्रैप किया गया हो फिर तो ये इन सवालात के जवाबात जो हैं वो हमें आइंदा चंद दिनों में मिल जाएंगे और देखते हैं कि कल सुन्नी इत्तेहाद के कौंसल फैसल सिद्दीकी अपनी पटारी में से कौन सा ऐसा जादूगर नाग निकालते हैं जिससे वो अदालत को कन्विंस कर सकें, जिसके बारे में जज साहिबान की बेशतर की ऑब्जर्वेशन यही है कि ये लगता है कि ये मावरा आइन फैसला है। और हम तो इसको सरदार जी का थर्मस कहते हैं, जिसमें सुइयाँ भी वापस घुमाई गई, वक्त भी वापस घुमाया गया, मॉनिटरिंग जजेस भी बना लिए गए, फिर पीटीआई की सिर्फ दरख्वास्त सुनी गई, इलेक्शन कमीशन को सुना नहीं गया, वज़ाहतें जारी की गई और ना जाने क्या कुछ। शराय दस्तूर से EQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।